और यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, सीसामऊ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी ने किया था। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसे लेके हर पार्टी की अपनी तैयारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या बीजेपी। बीजेपी ने आज सुबह ही करीब 11 बजे के आसपास एक सूची जारी की थी। उसमें 7 उम्मीदवारों के नाम थे। अब एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट, जिसमें बीजेपी ने एक और प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया है, घोषणा की है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। तो हर तरह के समीकरण को साध के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। तो बीजेपी ने सीसामऊ से भी एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। यानी अब तक कुल 8 नामों का ऐलान हो चुका है। 8 सीटों पे कहां से कौन किस सीट पे चुनावी मैदान में होगा, यह लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी। चूंकि एक अपडेट पे, उपचुनाव से जुड़ी खबर पे लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर है। और अब सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, एक और नाम का ऐलान, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यूं कहें कि एनडीए ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का जो चयन है वो कर लिया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है। यानी कि जो दूसरी सूची है वो भी जारी हो गई है। और सीसामऊ सीट, जो कि कानपुर की बहुत चर्चित सीट है, वहां पर सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो आज ही जारी की थी। सबसे बड़ी बात है कि संजय निषाद को 2 सीटें नहीं मिली। इसके अलावा ये कयास कराया जा रहा था कि शायद सीसामऊ सीट संजय निषाद को मिल सकती है, लेकिन अब उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। तो निश्चित रूप से संजय निषाद को एक बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सीटों के लिए, खासतौर से उपचुनाव की अगर हम बात करें, यूपी उपचुनाव के जो विधानसभा सीटें हैं उसके लिए लगातार मंथन और चिंतन किया था। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये मंथन हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में करीब 3 जो महत्वपूर्ण बैठक है वो यूपी उपचुनाव को लेकर हुई थी। और ऐसे में तमाम नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से घटक दलों के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं करना है और किसी भी प्रत्याशी का किसी को भी प्रत्याशी नहीं ऐसे नहीं बना देना है, बल्कि बाकायदा जो है वो बूथ लेवल से ही फीडबैक लिया गया था कार्यकर्ताओं से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानसभा स्तर पर भी जो फीडबैक है, जो इंटरनल सर्वे है, वो भी कराया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उम्मीदवारों के चयन में इस बात का पूरा ख्याल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था। इसके साथ ही चूंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अंतिम जो सहमति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर रही है। और चूंकि यूपी इकाई ने जो नाम सुझाए थे उन नामों में से भी कई नामों पर मुहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने लगाया है। तो एक बात स्पष्ट है कि एनडीए के घटक दलों में जयंत चौधरी की अगर हम बात करें, उनकी पार्टी को तो राहत मिली, उनको तो एक सीट मिल गई, लेकिन संजय निषाद की अगर हम बात करें जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और कल आपने देखा कि संजय निषाद का बाकायदा ये बयान भी आया कि ये हमने जो सीटें मांगी है भारतीय जनता पार्टी वो सीटें हमें देंगी। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने बीजेपी पर ये सब छोड़ रखा है कि वो कितनी सीटें देते हैं। नहीं, यानी दिल्ली में जो बार बार चक्कर लगाए जा रहे थे पीयूष, दिल्ली की जो परिक्रमा संजय निषाद कर रहे थे वो भी व्यर्थ जाती हुई दिखाई दी, बात बनी नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 1 इंडिया ने इस चीज को प्राथमिकता से दिखाया था कि किस तरीके से संजय निषाद जो है वो लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। और संजय निषाद एक तरीके से बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा था? संजय निषाद को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले लोकसभा में कुछ कम सीटें मिली हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दबाव में है। लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है और संजय निषाद को की पार्टी को कहीं न कहीं जगह नहीं दी है इस सूची में, तो कहीं न कहीं
ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भी दबाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर तो चलेगी, लेकिन बीजेपी जो है अभी भी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, ये दिखाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की इस सूची में भी झलक रही है, क्योंकि संजय निषाद ने एक महत्वपूर्ण बैठक परसों देर रात भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में की थी और संजय निषाद के साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद की भी मौजूदगी रही थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और ये बैठक हुई थी। हालांकि उस दिन बात नहीं बनी थी और संभवतः कल भी संजय निषाद की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि वो एक बार फिर से कहीं न कहीं आला कमान के साथ वो बैठक कर सकें, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देर रात भारत लौटे विदेश दौरे थे तो कहीं न कहीं अब जो सूची है वो जारी की गई है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय आला कमान ने बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह मशवरा किया होगा, उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार है जिनका चयन किया जा चुका है वो कहीं न कहीं अब प्रचार प्रसार करेंगे और उसमें जुट चुके हैं। तमाम जो जिनको प्रत्याशी बनाया गया, आपने देखा कि वो सुबह सुबह कई जगहों पर वो मंदिर भी गए थे चयनित होने के बाद, यानी कि प्रत्याशी के तौर पर। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी जो सूची है वो जारी कर दी है। नहीं तो ये कहा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, भले ही वो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हम साथ हैं, ये बात क्या यहां भी लागू होती है? ठीक तो यहां भी फिर सब कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के और भी जो घटक दल हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो समन्वय है वो काफी बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा पिछले 3 से 4 दिनों का प्रकरण देखे हम, जिस तरीके से संजय निषाद दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं और दिल्ली दरबार में तमाम उन नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के आला कमान से। हालांकि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर हुई थी, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संजय निषाद की पार्टी के साथ बीजेपी का संभवतः सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि संजय निषाद की ओर से क्या कुछ आधिकारिक रूप से बयान आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन संजय निषाद इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में संजय निषाद का क्या कुछ बयान आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और कानपुर के सीतामऊ सीट जो कि बहुत चर्चित सीट है वहां से सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से अब पूरी तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होते हैं तो नतीजे आते हैं तो किसके पाले में गेंद जाती है, यानी कि उपचुनाव में ज्यादातर जो सीटें हैं कौन जीतता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से अब उपचुनाव के मद्देनजर यूपी के लिहाज से बात करें तो जो सूची है वो जारी कर दी गई है और सभी उम्मीदवारों का जो चयन है वो बीजेपी ने कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और नाम का ऐलान किया और इस नाम में सीतामऊ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो बीजेपी ने एक और सूची जारी की जिसमें सीतामऊ से सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि ये संजय निषाद के लिए भी एक तरीके से एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि वो भी इस सीट की मांग कर रहे थे। लेकिन यहां पर अब बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो इन 8 सीटों पे जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं, यानी संजय निषाद का जो सपना था फिलहाल उपचुनाव में वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे